जय हिंद। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेकिंग बाय एस आलम पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10th का जूट टेक्सटाइल आज का टॉपिक होगा। एज यू नो दैट इंडिया इज़ अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा देश है जो जूट से बने सामानों को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। कच्चे पदार्थ भी जो जूट जो होता है भारत में सबसे ज़्यादा उत्पन्न किए जाते हैं और उससे अलग अलग मटेरियल्स बनाए जाते हैं। भारत में बांग्लादेश पहला पोजीशन पे है जूट प्रोडक्शन करने में, जूट को उत्पादन करने में। उसके बाद भारत का स्थान आता है सेकेंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, जूट इंडस्ट्री से लोगों को 3.7 लाख डायरेक्ट वर्क मिल जाता है। जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले उनको डायरेक्ट वर्क मिल जाते हैं। 40 लाख छोटे छोटे जो वर्कर्स होते हैं इस पे डिपेंडेबल होते हैं, जूट में काम करते हैं और उनसे काम करके अपने परिवार को गुजर बसर करते हैं। ठीक है, और भारत में पहला जूट मिल जो था 1859 कोलकाता के रिसरा में ओपन किया गया था। फर्स्ट जूट मिल सेटअप इन इंडिया, फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन इंडिया 1859 इन कोलकाता। ठीक है, कलकत्ता के रिसरा में पहला जूट मिल ओपन किया गया था। देश के आज़ादी के बाद, ठीक है, देश के आज़ादी के बाद बहुत सारे जो जूट मिल थे, लगभग 3/4 जो जूट मिल था वो बांग्लादेश में चला गया बंटवारा हो जाने के कारण। ठीक ना, और 2010 से 11 का सेंसस बता रहा है मात्र 80 जूट मिल भारत में रह गए। ठीक है, और मैक्सिमम जो जूट मिल है वह वेस्ट बंगाल में ही है, हुगली नदी के किनारे। क्योंकि देखिए जूट के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे जूट की खेती ज़्यादा। तो बांग्लादेश, बंगाल, ठीक ना, हुगली नदी है बंगाल में, ठीक है, जिसके कारण वहाँ जूट पहले बहुत ज़्यादा होता था, बांग्लादेश में भी। इसके कुछ फैक्टर्स है, जैसे कह रहा है कि द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ जूट मिल्स इन हुगली बेसिन आर। कौन कौन से फैक्टर थे जो जूट मिल के लिए जो हुगली बेसिन के करीब में? देखिए, पहला है अप्रॉक्सीमेटली ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। वैसा एरिया हो जहाँ पे जूट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यातायात की जो सुविधाएं हैं वो सस्ती होनी चाहिए, कम लगना चाहिए। सेकेंड है एक्सपेंसिव ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क, रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज टू फैसिलिट द मूवमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स टू द मिल्स। मतलब मिल तक पहुँचाने के लिए हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ठीक है, नेटवर्क जो रोडवेज भी होना चाहिए, रेलवेज भी होना चाहिए, वाटरवेज भी होना चाहिए। इन तीनों तरीके से मिल के पास ये जो जूट है पहुंच जाना चाहिए। थर्ड है अबंडेंट वाटर सप्लाई नियर बाई रिवर्स प्रोसेसिंग रॉ जूट। जो कच्चा जूट होता है ना उसको पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, उसे पानी में रख करके गलाया जाता है, सराया जाता है। ठीक है, तो पानी ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए इसके लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। नेक्स्ट है चीप लेबर ऑफ ओमेन वेस्ट बंगाल एडजॉइंग एरिया, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। देखिए बंगाल के जस्ट पड़ोसी जो राज्य अगर देखा जाए तो बिहार है, उड़ीसा है, ठीक है, वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से लोग सस्ते दामों पर चले जाते थे लोग काम करने के लिए, कम पैसे पे। ठीक है, नेक्स्ट है कोलकाता इज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड द बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट टू जूट गुड्स फ्रॉम हुगली। कोलकाता एक बड़ा शहर है, ठीक है, जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी मिल जाती है, इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाती है और जो जूट से जो सामान बनते हैं उससे अलग अलग जगहों पे एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट है कि चैलेंजेस फॉर जूट इंडस्ट्री। ये जो जूट इंडस्ट्री भारत में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, धीरे धीरे कम होते गया, इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, क्या क्या चैलेंज थे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज कि स्टीफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत बड़ा एक कंपटीशन आ गया ड्यू टू सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो सिंथेटिक्स फाइबर होता है, ठीक है, केमिकल से बनाया जाता है, उसके आ जाने से जूट की जो डिमांड था वो कम पड़ गया। ठीक है, लोग सस्ते दामों में खोजने लगे। जूट के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो थोड़ा कॉस्टेबल पड़ता है, ठीक ना, और जो सिंथेटिक्स था वो सस्ते हो रहा था, जिसके कारण ये मतलब स्टीप कंपटीशन हो गया। देखिए जूट ग्रोइंग जो कंट्री था, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, ब्राज़ील है, इजिप्ट है। इन देशों में भारत के अलावा ये सारे देश, बांग्लादेश, फिलीपीन, थाईलैंड, ये लोग भी जूट ग्रोइंग करने लगे। इसलिए भारत के जो जूट जो था उत्पन्न हो रहा था वो कम पड़ गया। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है
जो गवर्नमेंट से जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके कारण जो इंटरनल डिमांड होता है, ठीक है, क्या इंटरनल डिमांड की वजह से जूट पैकिंग जैसे सामानों को, जूट के वस्तु, जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो होता है उसे जूट के बने हुए गनी बैग में रखना, ठीक ना। तो ये सरकार की पॉलिसी है कि आपको बनाना ही पड़ेगा कुछ ऐसी पॉलिसी जिससे जूट में आपको रखे जो बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, यह बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसके कारण लोग डिमांडों को पूरा करने के लिए इस पॉलिसी को भी फॉलो करते हैं और जनता की जो डाइवर्सिटी माइंड दिमाग जो है, सॉरी, जो डिमांड हो रहा है उसे पूरा करने के लिए जो जूट प्रोड्यूसर है उनको ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, उसको आगे की तरफ बहलाया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द जूट इंडस्ट्री, सरकार की कौन कौन सी पॉलिसी है जूट इंडस्ट्री के लिए। तो 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी फॉर्म होता है, उसे बनाया जाता है इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किया जाए, अच्छी क्वालिटी के लिए सुनिश्चित अच्छे प्राइस मिले, ठीक ना, जो उसमें कमी उसको पूरा किया जाए, ठीक है, और किसानों को पर हेक्टेयर जो किसान जो प्रोडक्शन जो जूट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट किया जाए, उन्हें इन्हेंसिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएं मिल रही। जैसे देखिए, मेन मार्केट जूट के लिए जो मेन मार्केट है वो यूएसए है, कनाडा है, रशिया है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है। इन सब देशों में जूट का मार्केटिंग होता है, जो उससे बने सामानों को परचेज किया जाता है, भेजे जाते हैं। नहीं, ग्लोबल लेवल पर अगर बात करें, पूरे वैश्विक लेवल पे, तो गवर्नमेंट ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। जो जूट जो है ये कंसर्न किया गया कि इस तरह से इसका प्रोडक्शन किया जाए कि इन्वायरमेंट को भी कहीं से कोई दिक्कत ना हो, और ये जूट से बने हुए जितने भी सामान होते हैं वह बायोडिग्रेडेबल होता है, ये सड़ गल जाता है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। जैसे पॉलीथीन होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो गलता ही नहीं है, लेकिन जूट से जो बनाए जाते हैं, जो भी गनी बैग हो गया, कैरी बैग हो गया, बहुत सारे वस्तु हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है। तो सरकार का मेन पॉलिसी यही था कि जो उसमें हम लोग आगे देखे थे कि इंटरनल डिमांड गवर्नमेंट पॉलिसी की थी कि आपको जूट से प्रोडक्शन करना है और जूट से बने वस्तु जो भी वस्तु बनाए जाते हैं उसमें ही सामानों को परचेज किया जाए, भेजा जाए। इसके लिए सरकार ने अभी भी हाल फिलहाल में भी सरकार कानून बना रही है कि जो बायोडिग्रेडेबल को प्रोवाइड किया जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को रोका जाए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा अब शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए, शुगर इंडस्ट्री, ठीक है, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आता है शुगर प्रोडक्शन में। अगर वही बात करें हम फर्स्ट नंबर पे, तो भारत जो है फर्स्ट नंबर पे गुड़ और खंदसारी प्रोडक्शन करने में पहले नंबर पे है, ठीक है, और सेकेंड नंबर में शुगर पे है, ठीक है। इसके लिए बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, खंदसारी बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है एज अ शुगर कैन, यानी कि गन्ना की खेती होती है, ठीक है, और जो कि कच्चे पदार्थ उससे गन्ने से रॉ में उसे शुगर बनाया जाता है, खंदसारी बनाया जाता है, ठीक। भारत में 662 यानी कि 662 मिल्स थे, ठीक है, शुगर मिल थे पूरे देश में, चारों तरफ फैले थे, ठीक ना। खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में शुगर इंडस्ट्री था। 60% जो मिल था ना, 60% जो मिल था वह यूपी और बिहार में था सबसे ज़्यादा, यानी कि यूपी और बिहार में। और यहाँ के किसान जो थे यूपी और बिहार के गन्ने की खेती करते थे, ठीक है, और हम मिलों तक पहुँचाते थे, जिससे चीनी बनता है, गुड़ भी बनता है, ठीक है, खंदसारी भी बनता है। और पूरे भारत में देखा जाए, पूरे राज्यों में भारत की बात किया जाए तो 662 शुगर मिल थे अपने देश में, चारों राज्य। लेकिन धीरे धीरे ये कम होते गया, इसके बहुत सारे रीज़न थे। देखिए, यह सीजनल इंडस्ट्री है, साल में मौसम अगर सही रहा, टेम्परेचर सही रहा, ठीक ना, वातावरण सही रहा तो बहुत अच्छा फसल होता है। अगर मौसम खराब हो गया तो फसलें बर्बाद हो जाती है। और यह कोऑपरेटिव होता है, सहयोगिक होता है, ठीक है। आजकल टेंडेंसी जो बना हुआ है साउथर्न की तरफ, आज नॉर्थर्न में बहुत कम होता है, साउथर्न में जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक ना, वेस्ट खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा चीनी मिल अभी फिलहाल है, ठीक है, और वहाँ गन्ने की खेती की जाती है, तो सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल्स मिल जाता है, इसलिए वहाँ पे चीनी मिल अभी टिका हुआ है, ठीक है। लेकिन बिहार में, जैसे बिहार के एक मढ़ौरा जगह आता है सारण डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ सबसे पुराना चीनी मिल था, बंद हो गया, ठीक है। मोतीपुर चीनी मिल था, ये भी बंद हो गया ड्यू टू शुगर कैन, मतलब शुगर कैन समय पे नहीं मिलता था,
ठीक है। किसान की अगर समय पे नहीं मिलता था तो इसका रीजन था कि मौसम पे डिपेंडेबल था। मौसम नहीं होने के कारण किसानों को जो सस्ते जो उसके जो प्रोडक्शन जो डिमांड था वो डिमांड पूरा नहीं होता था। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन भी कॉस्ट था इसका। तो इन सब रीजनों से जो क्लाइमेट सही नहीं होने से ये शुगर इंडस्ट्री बहुत सारे राज्यों से ख़त्म हो गया। और इसके बहुत सारे चैलेंज, देखिए इसमें भी चैलेंजेज है, चैलेंजेज फॉर द शुगर इंडस्ट्री। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना कि स्टिफ कंपटीशन जो कह रहा है कि जो इनसफिशियंट मेथड ऑफ द प्रोडक्शन, जो तरीके से हम लोग शुगर इंडस्ट्री चीनी को बनाते हैं वो मेथड सही नहीं था, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ा गया। ट्रांसपोर्टेशन डिले हो जाता है, जैसे गन्ने को लाद दिया गया, अब उस बहुत लेट से पहुंचा तो गन्ना सड़ जाएगा, जिससे किसानों को लॉस होता था कुल। ठीक है। और किसानों को लॉस होता था, किसान चाहते थे कि समय पे पहुंचे लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के कारण रोड सही नहीं होता था। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम बोल रहे हैं, मानसून नहीं होता था, तो जिससे बहुत सारे किसानों को लॉस होने लगा। तो धीरे धीरे जो बहुत सारे किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। ठीक है। तो ये सारा चैलेंजेस था। तो शुगर इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री, ये दो टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया। देखिए जूट इंडस्ट्री मेनली अगर कहा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछता भी है। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम जानते हैं। और भारत में बांग्लादेश, ठीक ना, बांग्लादेश, इंडिया पहले नंबर पे बांग्लादेश, ठीक है, दूसरे नंबर पे बंगाल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है हुगली नदी पे, क्योंकि उस तरह की वहाँ की क्लाइमेट है, मिट्टी है। लेकिन देश की आज़ादी के बाद बांग्लादेश अलग हो गया, बंगाल अलग हो गया। बंगाल में बहुत सारे जूट मिल थे, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रहे थे तो उस प्रोडक्शन से किसानों को लॉस हो रहा था। जो जूट तैयार किए जा रहे थे तो किसानों को फेवरेबल क्लाइमेट नहीं मिल पा रहा था, और जो तैयार भी कर रहे थे उसके कॉस्ट नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है। जिसके कारण जूट बंद हो गया, बहुत सारे जूट बंद हो गए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया समझ में आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है। और जहाँ पे नहीं समझ में आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दिया हूँ। ठीक ना, आप व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप कमेंट कभी करके बता सकते हैं, तो मैं आपके कमेंट का भी जवाब दूंगा। ठीक है। ओके, जय हिंद।